कहानी की शुरुआत बॉर्डर के पास एक छोटे से गांव से होती है, जहां पर पानी में आसमान से एक आदमी गिरता है जो कि अधमरी हालत में होता है। गांव वाले उसे उठाकर ले जाते हैं। चूंकि उसके शरीर पर बहुत सारे जख्म थे, इसीलिए पूरे शरीर पर पट्टी बांध देते हैं और उसका इलाज शुरू कर देते हैं। अब कुछ महीनों बाद पास के पुलिस वाले इसी गांव पर हमला करते हैं और उसे खाली कराने लगते हैं। ये पुलिस वाले गांव वालों को बेरहमी से मार रहे होते हैं। तभी एक छोटा बच्चा गांव के ग्राम देवता से विनती करता है कि किसी सूरमा को हमारी मदद के लिए भेजो भगवान। तभी पट्टियों में बंधा वो शख्स खड़ा होता है और सभी दुश्मनों को मार भगाता है। असल में पट्टियों में बंधा हुआ ये शख्स शाहरुख खान थे, जिन्होंने भगवान का स्वरूप बनकर गांव वालों की रक्षा की थी। लेकिन पट्टियों में बंधे इस शख्स को ये नहीं पता होता है कि वो है कौन। उसकी याददाश्त जा चुकी थी। तभी वो छोटा बच्चा कहता है, मैं बड़ा होकर ये ज़रूर पता लगाऊंगा कि तुम कौन हो। अब कहानी शिफ्ट होती है और हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ लड़कियां एक मेट्रो ट्रेन को हाईजैक कर लेती हैं। तभी उस ट्रेन में सामने आता है टकला शाहरुख खान, जो कि कंट्रोल रूम को फ़ोन लगाकर बोलता है, मैंने ये ट्रेन हाईजैक कर ली है। अगर 600 लोगों की जान बचानी है तो मेरी बातें माननी होंगी। तब एक नर्मदा नाम की नेगोशिएटर को बुलाया जाता है, जिससे कि टकले शाहरुख खान बात करते हैं। अब टकले शाहरुख खान नर्मदा से बोलते हैं, मुझे एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करनी है। अगर मेरी बात एग्रीकल्चर मिनिस्टर से नहीं करवाई गई तो 5 मिनट के गाने खत्म होने के बाद मैं एक एक आदमी को हर मिनट मारते जाऊंगा। अब ना चाहते हुए भी पुलिस हेडक्वार्टर में एग्रीकल्चर मिनिस्टर को आना पड़ता है। अब यहाँ पर टकला शाहरुख खान एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बोलता है, जब से आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने हो तब से 5 सालों में 10,281 किसानों ने अपनी जान ले ली है। वो मिनिस्टर से बोलता है, ऐसा क्यों है? मर्सिडीज कार पर 8% का ब्याज लगता है और अगर किसान ट्रैक्टर लेता है तो उस पर 13% का ब्याज लगता है। अब टकला शाहरुख खान बोलता है, अगर तुम्हें इन सब की जान बचानी है तो मैं तुम्हें एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, जिस पर तुम्हें 40,000 करोड़ रुपए भेजने हैं। जिस पर मिनिस्टर बोलता है, इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। तो टकला शाहरुख खान, जिसके मेंबर उसे चीफ कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर से कहता है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम अपने किसी दोस्त से ले लो, जिसकी तुमने कई बार मदद की है। अब हमें काली गायकवाड़ दिखाया जाता है, जो कि एक फ्यूनरल अटेंड करने के लिए आया हुआ होता है। अब ट्रेन में जितनी हाईजैकर थी, उन्होंने काली की बेटी को भी ट्रेन में बिठा लिया था। अब काली की बेटी आलिया से काली को फ़ोन करवाया जाता है कि तुम मुझे 40,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करो। अब काली वो पैसे उस अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर देती है। अब आलिया चीफ टकले शाहरुख खान को बोलती है, तुम एक चोर हो। जिस पर चीफ बोलता है, हाँ, मगर तुम्हारे बाप से बड़ा चोर नहीं हूँ। तुम घर जाने के बाद अपने बाप से एक नाम बताना, विक्रम राठौर। लेकिन आलिया बोलती है, चोर वो नहीं, चोर तुम हो। अब इन हाईजैकर लड़कियों में से एक लड़की थी कल्कि, जिसकी बैक स्टोरी दिखाई देती है, जहां पर उसके पिता ने बैंक वालों से लोन ले रखा था। आज उसका एग्जाम था और बैंक वाले लोन लेने के लिए उसके घर आए हुए थे। उनके पास चूंकि पैसा नहीं था, इसीलिए वो लोन वाले उसके बाप को फैमिली के सामने नंगा कर देते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी इंसल्ट फील होता है। अब उस लड़की के पिता उसे स्कूल छोड़ आते हैं और रास्ते में न्यूज़ में देखते हैं कि अगर कोई किसान मर जाता है तो उसे 2 लाख रुपए देती है सरकार। इसीलिए वो सुसाइड कर लेते हैं। अब इसके बाद अगले दिन वो रिकवरी एजेंट फिर कल्कि के घर आते हैं और इस बार वो उसकी मां का मंगलसूत्र तोड़ लेते हैं, जिस पर कल्कि को बहुत गुस्सा आता है और वो एक फावड़े से उस रिकवरी एजेंट को मार देती है। इसके बाद वो चीफ की कमांड ज्वाइन कर लेती है। अब नर्मदा ये नहीं चाहती थी कि इन लोगों के साथ वो हाईजैकर भी बाहर निकले, इसीलिए वो घात लगाकर बैठी थी। लेकिन चीफ बहुत चालाक था, इसीलिए वो सभी के चेहरों को मास्क लगाकर और उन्हीं की तरह खुद भी गेटअप लेकर उनके साथ बाहर निकल जाता है। अब उसने काली से जो पैसे रिकवर किए थे वो 7 लाख इंडिया के गरीब किसानों को बांट देता है, जिनके ऊपर बैंकों का कर्ज था। अब नर्मदा ये सारी बात काली गायकवाड़ को बताती है तो वो अपने लोगों से बोलता है, शांति रखो, वक्त आने पर हम उसे पकड़ लेंगे। अब आलिया अपने घर आती है तो अपने बाप से बोलती है, उसने कहा था अपने बाप से मेरा नाम बता देना, जो कि विक्रम राठौर था। ये नाम सुनकर काली थोड़ा टेंशन में आ जाता है और अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। अब दूसरी तरफ हमें चीफ दिखाई देता है, जो कि बेलमवाड़ा महिला पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर होता है। इनके थाने को सोशल वर्क अवार्ड भी मिलता है।
चीफ की एक माँ भी होती है जिनका नाम होता है कावेरी अम्मा। वो चीफ से बोलती हैं अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अब चीफ को एक लड़की दिखाई जाती है जो कि 6-7 साल की होती है। वो बोलती है मैं अपने लिए एक पापा ढूंढ रही हूँ, लेकिन मैं अपनी मम्मी को तभी दिखाऊंगी जब मैं तुमसे पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाऊंगी कि तुम सही हो। इस बच्ची का नाम सूजी होता है जो कि क्लास में एक सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सभी में फेल हो चुकी थी, मतलब ये पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। सूजी की माम नर्मदा होती है जिसे देखकर आज़ाद चौंक जाता है जो कि चीफ होता है। अब इन दोनों के बीच में फाइनली हाँ हो जाती है। अब नर्मदा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर वो गांव से बाहर पढ़ने के लिए शहर जाती है, जहाँ पर उसे एक लड़के से प्यार होता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन वो लड़का उससे बोलता है अगर तुम अबार्सन करवाओगी तभी मैं तुमसे शादी करूँगा। इस पर नर्मदा उससे नाराज़ हो जाती और वो उस रिलेशनशिप को छोड़ देती है। इसीलिए उस लड़की ने आज तक अपने पिता को नहीं देखा था, इसीलिए वो अपने पिता को खोज रही थी। अब चीफ का अगला टारगेट होते हैं हेल्थ मिनिस्टर, जहां पर वो एक लेक्चर में फेंक रहे होते हैं कि अगर मुझे गोली लग जाए तो मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं एक सरकारी हॉस्पिटल ले जाना, जहां के डॉक्टर इतने अच्छे हैं कि वो मुझे बचा ही लेंगे। तभी एक स्नाइपर से कोई उनके कंधे पर शूट कर देता है, जिसके बाद बहुत सारी गाड़ियां और 2 एम्बुलेंस आ जाती हैं, जिसमें से एक एम्बुलेंस में उन्हें डालकर ले जाया जाता है। अब उन्हें पास के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में छोड़ दिया जाता है, जहां के डॉक्टर बोलते हैं मेरे पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए मैं इन्हें नहीं बचा पाऊंगी और इनको बचाने के लिए कम से कम 4 डॉक्टर और बहुत सारे इक्विपमेंट लगेंगे। अब ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करवा के चीफ नेगोशिएटर के थ्रू बात करता है, जहां पर नेगोशिएटर कहता है कि ठीक है हम तुम्हारी बात मान लेंगे, लेकिन चीफ को इंडिया के सिर्फ इस हॉस्पिटल में नहीं बल्कि हर एक हॉस्पिटल में यही सारी फैसिलिटी चाहिए थी। ये सुनने के बाद नेगोशिएटर नर्मदा मना कर देती है, जिस पर चीफ बोलता है मुझे के जॉर्ज से बात करवाओ, वही इसका सोल्यूशन देगा। अब जब के जॉर्ज की मिनिस्टर से बात करवाई जाती है, जहां पर हमें पता चलता है कि आज से कुछ साल पहले 50 बच्चे मारे गए थे, शहर में जहरीली गैस फैल गई थी और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं थे। इरम नाम की एक लड़की के जॉर्ज अपने डीन से बताती है कि हॉस्पिटल में अगर सिलेंडर जल्दी नहीं भेजे गए तो बहुत सारे छोटे बच्चों की जानें चली जाएंगी। लेकिन के जॉर्ज बोलता है अगर एक फिनाइल की बोतल भी हॉस्पिटल में आती है तो उसका कमीशन ऊपर से नीचे तक सभी को देना पड़ता है, जिस पर इरम बोलती है मैं तुम्हारी शिकायत हेल्थ मिनिस्टर से करूंगी। तो वो जॉर्ज बोलता है हेल्थ मिनिस्टर तो और भी ज्यादा कमीशन लेगा, वो तुम्हें लूट कर खा जाएगा। अब जब तक इरम बात करके हॉस्पिटल में वापस आती है तब तक वो सारे बच्चे मारे जा चुके थे। अब अगले दिन कोर्ट में इरम के ऊपर ही सारा इल्जाम डाल दिया जाता है और बोला जाता है ये ड्रग्स के नशे में थी और इसकी लापरवाही से बच्चों की जान चली गई, ना कि ऑक्सीजन की वजह से। अब जब जॉर्ज ये सारी सच्चाई टीवी पर बताता है तो सारी चीज़ें पास कर दी जाती और सारे हॉस्पिटल में फैसिलिटी अवेलेबल करा दी जाती हैं। यानी जो काम पिछले 10 सालों में हेल्थ मिनिस्टर ने नहीं किया था वो काम चीफ ने 5 घंटों में कर दिया। इस बार नर्मदा चाहती थी कि वो लोग ट्रेन वाले हादसे में तो बचकर निकल गए थे, लेकिन इस बार मैं बचकर नहीं जाने दूंगी। यहाँ पर जोरदार फाइट होती है। अब चीफ के चेहरे पर जो मास्क लगा हुआ होता है उसे नर्मदा खींचते हुए उसमें कुछ उसके बाल आ जाते हैं, जिनका वो डीएनए टेस्ट कराती है तो पता चलता है चीफ आज़ाद ने तो बिग लगा रखी थी। अब चूंकि बाल मिक्स हो चुके थे तो एज का सही पता नहीं लग सकता था। अब वो डिफरेंट स्केच बनवाने के ऑर्डर दे देती है। अब अगले दिन आज़ाद और नर्मदा की शादी होती है। अब शादी वाले दिन आज़ाद सोच रहा होता है मैं रात में नर्मदा को सारी सच्चाई बता दूंगा कि मैंने ये सारे प्लान ये सारी चोरियां क्यों करी, इसका रीजन क्या है। लेकिन तभी नर्मदा को वो स्केचेस मिल जाते हैं जो उसने बनवाने के लिए बोले थे, जो कि आज़ाद से मिलते थे। अब नर्मदा आज़ाद पर अटैक कर देती है। इसी बीच में काली के गुंडे भी वहां आ जाते हैं, जो कि नर्मदा और आज़ाद दोनों को पकड़कर ले जाते हैं और उन्हें बुरी तरीके से मारते हैं। अब यहाँ पर काली का भाई उनसे बोलता है, पति पैसा निकलवाने की बात करता है और पत्नी पैसा निकलवाकर उसे छोड़ देती है। अब तो दोनों जाएंगे। अब यहाँ पर आज़ाद के फादर की एंट्री होती है, जो कि ओल्ड शाहरुख खान होते हैं, जिनका नाम विक्रम राठौर होता है। अब हमें काली को दिखाया जाता है, जहां पर काली एक दूसरे डीलर के साथ लाखों करोड़ों की एक डील फाइनल करता है। अब इधर विक्रम राठौर अपने बेटे आज़ाद को बचाकर ले जाता है और नर्मदा अपनी पुलिस टीम को ज्वाइन कर लेती है।
जहां पर वो अपनी टीम को बताती है कि इन सारी चोरियों के पीछे आज़ाद और विक्रम राठौर का हाथ है और इनकी टीम की 6 लड़कियां जेल में बंद हैं। मैंने उनके फेस भी देख लिए और मैं जान गई हूं कि ये लड़कियां कौन कौन सी हैं। मगर विक्रम राठौर की लोकेशन निकालने के लिए मुझे उन लड़कियों से बात करनी होगी। अब ईरानी जो कि सुनील ग्रोवर हैं, वो नर्मदा की कॉलर पर एक माइक लगाकर उसे उन लड़कियों के पास भिजवा देता है। अब नर्मदा जेल में उन लड़कियों के पास पहुंचकर बोलती है कि आज़ाद एक अच्छा आदमी नहीं है, वो एक चोर है, लुटेरा है और धोखेबाज है। उसने मुझे भी धोखा दिया है और अब तुम सब मेरे साथ मारी जाओगी। अब यहाँ पर लक्ष्मी नाम की लड़की नर्मदा को बताती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। विक्रम राठौर कमांडो टीम के स्पेशल ऑफिसर होते हैं जिन्हें कि दीपिका पादुकोण से प्यार हो जाता है, जिसका नाम फिल्म में ऐश्वर्या होता है। इनके कमांडर से इनके पास एक कॉल आती है जहां पर इन्हें बताया जाता है टेररिस्ट ग्रुप ने हमारे आर्मी जवानों पर अटैक कर दिया है, जिसमें से 32 जवान मारे गए और बहुत से घायल हो गए हैं। उन टेररिस्ट के पास हमारे 6 सुपर कमांडो के अलावा बहुत से आम नागरिक भी हैं। अब मैं तुम्हारे ग्रुप को, जिसका नाम अग्नि है, तुम्हें एक कमांड देता हूं कि तुम जाओ और उन्हें बचाकर लेकर आओ, क्योंकि तुम ही लोग इतने कैपेबल हो कि उन्हें बचा सकते हो। अब ये लोग गन्स लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। स्टार्टिंग में तो इनकी गन्स अच्छा काम करती हैं, लेकिन बाद में इनकी गन्स खुद ब खुद रुक जाती हैं, जिसकी वजह से ये सही से लड़ नहीं पाते और बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। लेकिन चूंकि इनकी फाइटिंग स्किल अच्छी थी, इसीलिए ये किसी तरीके से वहां धमाके करवा के अपने सोल्जर को बचा लेते हैं और उन टेररिस्ट को ख़त्म कर देते हैं। अब इस सक्सेस के बाद जब इन लोगों को मेडल मिल रहे होते हैं तो विक्रम राठौर बोलता है, ये मेडल तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन ये मुझे बहुत भारी महसूस हो रहा है, क्योंकि इन मेडल्स के पीछे हमारे कई सारे जवानों की जानें गई हैं, जिसका रीज़न ये नहीं था कि वो अच्छे नहीं थे, क्योंकि जो हमने MI3 गन्स यूज करी थी वो सारी की सारी बेकार थी और फाइट के दौरान चल ही नहीं रही थी। अब कमांडर इंक्वायरी बिठाता है तो पता चलता है कि काली गायकवाड़ ने इन गनों की सप्लाई की थी। अब एक इंक्वायरी चलती है जहां पर काली गायकवाड़ और विक्रम का ग्रुप आमने सामने होता है, जहां पर विक्रम राठौर काली से बोलता है तुम्हारी गन्स बेकार हैं, ये चलती ही नहीं। तो काली बोलता है तुम्हें गन्स चलानी नहीं आती, मैं मेरे ऑफिसर्स भेजूंगा जो कि तुम्हें गन चलाना सिखाएंगे। बाकी तुम्हारे जिन लोगों की मौतें हुई हैं मैं उनका पैसा दे दूंगा, ये डील डन करो। अब विक्रम राठौर गन उठाता है और सारी प्रोसेसिंग काली के सामने रख देता है। काली बोलता है सही है। अब वो शूट करते टाइम निशाना काली गायकवाड़ पर कर देता है, जिससे कि काली गायकवाड़ बहुत ज़्यादा डर जाता है। चूँकि ये बंदूक भी उसी तरीके की होती है, इसीलिए ये नहीं चलती है, जिस पर जज अपना जजमेंट देता है कि काली गायकवाड़ के सारे कॉन्ट्रैक्ट होल्ड कर दिए जाएं और फैक्ट्री में अभी तक जो भी गन्स बन चुकी हैं उनका टेस्टिंग किया जाएगा और अगर वो ख़राब निकली तो इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। अब रात में विक्रम राठौर जब अपने घर पहुंचता है तो कुछ गुंडे उन पर अटैक कर देते हैं। अब विक्रम राठौर को काली और उसके गुंडे किडनैप करके ले जाते हैं और विक्रम राठौर की पत्नी ऐश्वर्या घर पे बचती है, जहां पर उसके घर 3 पुलिस वाले आते हैं और बोलते हैं तुम्हारे घर में ड्रग्स और बहुत सारा पैसा मिला है, तुम्हारा पति देशद्रोही है। लेकिन ऐश्वर्या ये जानती थी कि विक्रम ने कोई गलती नहीं करी, बल्कि इन्हीं तीनों की गलती है, इसीलिए वो उन तीनों को मार देती है। इसीलिए उसे जेल हो जाती और जेल में जाने के बाद उसे फांसी की सज़ा होने वाली होती है। तभी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इंडियन लॉ के मुताबिक प्रेग्नेंट औरत को फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती जब तक कि उसका बच्चा पैदा होकर 5 साल का न हो जाए। यहाँ पर ऐश्वर्या से मुलाकात करने के लिए काली आता है। काली ऐश्वर्या को डरा डरा के बोलता है जब फांसी दी जाती तो ऐसे मौत होती है, वैसे मौत होती है, लेकिन ऐश्वर्या उससे पूछती है कि विक्रम कहाँ है। अब हमें विक्रम को दिखाया जाता है जहाँ पर काली ने विक्रम को बुरी तरीके से मारा था और उसके सीने में 5 गोली मारकर उसे प्लेन से नीचे फेंक दिया था, जो कि गांव में स्टार्टिंग में एक बॉडी गिरी थी वो यही था। इसके बाद जेल में ऐश्वर्या को एक बच्चा होता है जिसका नाम वो आज़ाद रखती है। इन 5 सालों में वो बच्चा पूरी जेल में घूमता फिरता और लोगों से अच्छे से रहता है और जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो ऐश्वर्या जाते समय उससे बोलती है कि तुम्हें देश का नाम रोशन करना है और अपने पिता के ऊपर लगाए गए देशद्रोह के इल्ज़ाम को झूठा साबित करना है और अब से तुम्हारा ध्यान कावेरी अम्मा रखेगी।
इसके बाद ऐश्वर्या को आज़ाद के सामने ही फांसी दे दी जाती है, जिसे देखकर आज़ाद वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब कहानी फ्लैशबैक से वापस आती है और ये सारी सच्चाई नर्मदा को पता चल चुकी होती है। इसीलिए अब वो डिसाइड करती है कि वो आज़ाद का साथ देगी। लेकिन ईरानी जो उसी की टीम का बंदा होता है वो बोलता है, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करता, मैं काली के लिए काम करता हूँ और अब तुम सब मरोगे। इसके बाद इन सब के बीच में बहुत ही भयानक वाली फाइट शुरू हो जाती है। लास्ट मोमेंट पर यहाँ आज़ाद उन्हें बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन लक्ष्मी जान से मारी जाती है। इसीलिए अब उन 6 लड़कियों की टीम में सिर्फ 5 लड़कियां ही बची थी। लेकिन नर्मदा बोलती है तुम्हारी 6 की 6 ही टीम रहेगी, क्योंकि तुम्हारी टीम में मैं भी आ गई हूँ। अब इन सब का अगला प्लान होता है कि काली गायकवाड के पास इस डीलिंग के वजह से जो पैसा आने वाला है उसे किसी भी तरह रोकना है, क्योंकि ये पैसा अगर उसे मिल गया तो वो इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा और अगर उसके हाथों में देश की बागडोर आ गई तो वो देश को बर्बाद कर देगा। अब इनके प्लानिंग के हिसाब से जो पैसा कंटेनरों में काली गायकवाड के पास जा रहा होता है ये उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जबरदस्त फाइट होती है। आज़ाद किसी तरह उन पैसों को चुराकर ले जाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन विक्रम राठौर काली के पकड़ में आ जाता है, जिसके बाद उसकी बुरी तरीके से धुलाई पिटाई होती है। अब आज़ाद एक वीडियो रिलीज करता है जिसमें वो बोलता है वेलम वाला पुलिस स्टेशन हमारे कब्जे में है और यहाँ की 6000 औरतों की जान हमारी बंदूक की गोली के निशाने पर है और हमारी मांगों को पूरा करवाने के लिए एक नेगोशिएटर बुलवाओ। अब इस बार जो नेगोशिएटर बुलवाया जाता है वो संजय दत्त होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कड़क होता है। वो बोलता है मैं तो इनकी बातें नहीं मानूंगा और मैं सीधा इन पर अटैक करवाऊंगा। अब ये 100 सोल्जर्स को उसके अंदर भेज देता है, जहां पर उन्हें पता चलता है कि 6000 औरतें हमारे सामने खड़ी हैं जिनके हाथों में ऑलरेडी गन्स थी। इसके बाद नहीं चाहते हुए भी नेगोशिएटर को आज़ाद की बातें माननी पड़ती हैं, जहां पर आज़ाद का कहना था इलेक्शन के लिए काली गायकवाड के पास जो पैसा जा रहा था और वोटिंग मशीनें जा रही थी वो सारी मेरे पास पड़ी हुई हैं, जिनको रिलीज करने से पहले मेरी ये कंडीशन है कि इंडिया के अंदर 253 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनसे निकलने वाली हवा वायु को प्रदूषित कर रही है और निकलने वाला पानी जल को प्रदूषित कर रहा है, जिसकी गैसों की वजह से पूरा शहर बर्बाद हो रहा है, इसीलिए उन पर बैन लगाया जाए। अब यहाँ पर जो कमिश्नर होते हैं वो एक बहुत बड़ी मीटिंग बिठाते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि क्या किया जाए, इस पर बैन लगाएं या ना लगाएं। इसके बाद इन लोगों का फाइनल डिस्कशन चलता है और उन फैक्ट्रियों पर बैन लगा दिया जाता है। अब जाते जाते चीफ अपना चेहरा रिवील करता है और वो बोलता है मैं विक्रम राठौर नहीं आज़ाद राठौर हूँ। वो बोलता है कि ये जो हमारी उंगली है इसका हम सही इस्तेमाल करें। हम एक 5 रुपए की मॉस्किटो कॉयल खरीदने के लिए इतनी इंक्वायरी करते हैं, तो फिर 5 साल चलने वाली सरकार के बारे में कोई इंक्वायरी क्यों नहीं करते हैं, उस पर उंगली क्यों नहीं उठाते हैं। और मेरी सिर्फ देश के सरकार से ही नहीं बल्कि देश में रहने वाले हर एक नागरिक से एक छोटी सी अपील है, इसीलिए कोई भी सरकार चुनने से पहले उनसे क्वेश्चन पूछो। अब इनकी सारी बातें कंप्लीट हो जाती हैं, तभी अग्नि ग्रुप का एक मेंबर काली को सारी सच्चाई बता देता है कि इस वक्त आज़ाद कहां पर मौजूद है। इसके बाद काली के आदमी उसी महिला थाने में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत ही भयंकर फाइट होती है। यहाँ पर काली का एक बहुत ही लंबा चौड़ा बॉडीगार्ड होता है जो कि लोगों को ऐसे ही उठाकर फेंक देता है, लेकिन किसी तरह आज़ाद और विक्रम राठौर उन सबको ख़त्म करते हैं और काली को उसी तरीके से फांसी देते हैं जैसा कि वो ऐश्वर्या को डराते हुए बता रहा था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको शाहरुख खान पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।